तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आए हैं यहाँ पे जीके को डिस्कस करने के लिए। और लास्ट टाइम हमारी जो क्लास थी वो थी पॉलिटी की। हम सबसे पहले पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और यूके TSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिटी के लिए मेन या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारी कुछ क्लासेस आपने देख ली होगी, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पे ऑलरेडी बात कर ली है और कुछ टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा जो था केंद्र राज्य संबंध, वो मेरे आपको करवा दिया था, वो मैंने आपका क्लियर करवा लिया था। उम्मीद करता हूँ केंद्र राज्य संबंध आपने पढ़ भी लिया होगा। और केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड अब हम थोड़ा एक आध चीज़ें और आगे पढ़ते हैं, और आगे हमको क्या चीज़ें पढ़नी है उनको समझने की, देखने की कोशिश हम आज करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा एक नया टॉपिक होगा संघीय विधायिका, जिसे संसद कहा जाता है। और इस संघीय विधायिका को पढ़ते हैं, क्या चीज़ें होती है और क्या चीज़ें हमको याद करनी है। संघीय विधायिका संसद, द यूनियन लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, आज हमको ये पढ़ना है। इसको हेडिंग के तौर पे लिख लीजिएगा। आओ इसे समझते हैं क्या इसमें पढ़ना है। फर्स्टली इसके बारे में कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे। तो ये कौन से भाग में मेंशन है? तो भाग 6 में संघीय विधायिका का मेंशन हमें देखने के लिए मिलता है। हमारे संविधान में बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में से पार्ट्स जो 6 होगा, भाग जो 6 होगा, उसमें संघीय विधायिका के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी बात, जो ये संघीय विधायिका है ये किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। अगर क्वेश्चन आएगा भारत में जो ये संसद वाला कॉन्सेप्ट है किस देश से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से प्रेरित है। और जब ये ब्रिटेन से प्रेरित है दोस्त, तो एक बात और समझ में आती है, ब्रिटेन से प्रेरित है बट किस मॉडल पे है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल पे। भारत का जो पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अब ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या चीज है भाई? ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है। ध्यान रखना, ब्रिटेन में जैसे पार्लियामेंट होती है, हमारे देश में सेम वैसी ही संसद होती है। और पहले के ज़माने में 2 3 4 5 साल पहले आप जाओगे तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। अभी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, कॉन्सेप्ट बदल गया है पेपर का। बट ध्यान रखेंगे, जैसे ब्रिटेन की संसद है उसी तरीके से हमने भी अपनी संसद को बनाने की कोशिश करी है। और हमने ये संसद या पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से ही लिया है। जब हमने संसद और पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है, तो ब्रिटेन में कैसा है? ब्रिटेन का जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो कहाँ पे? वेस्टमिंस्टर एक जगह है। अब कोई चीज हमारे संसद से देख के किसी देश के संसद ने बनाई, जैसे मैं कोटद्वार में रहता हूँ, सपोज दैट कोटद्वार के लिए मैं स्पेशल संसद बना रहा हूं क्योंकि कोटद्वार एक अलग देश है। तो मैंने दिल्ली से संसद को लेने की कोशिश करी, भारत के संसद से। तो जैसे भारत के संसद का मॉडल है, मैंने अपने कोटद्वार में वही मॉडल स्थापित करना चाहा, तो मैं बोलूंगा मैंने संसद कहां से ले रखा है? भारत से। मगर भारत का संसद, भारत का पार्लियामेंट कहां पे? दिल्ली में है। तो इसीलिए भारत का पार्लियामेंट जब दिल्ली में, भारत का संसद जब दिल्ली में, तो उसको दिल्ली मॉडल भी कह सकते हैं। तो भारत में जो संसद का मॉडल लिया गया था वो कहां से लिया गया था? वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित था। वेस्टमिंस्टर एक प्लेस का नाम है जो लंदन या ब्रिटेन में पड़ती है, और वहीं से हमने अपना संसद लिया है। अब यहां पे 2 चीजें देखने के लिए मिलती है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ब्रिटेन की संसद। जब हमने ब्रिटेन की संसद से ये चीजें ले रखी है, तो ब्रिटेन की संसद में क्या होता है? ब्रिटेन की संसद में 2 चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ, इसको बोलते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन की स्पेलिंग आती नहीं है। और एक सेकंड होता है, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये 2 हाउस है ब्रिटेन की संसद में। और हमने इन्हीं देश के पार्लियामेंट से अपनी संसद बनाई है, तो हमारे देश में भी सेम ही चीज होंगी। अब भारत में क्या चीज है उसको देखते हैं। भारतीय संसद में क्या आपको देखने के लिए मिलता है दोस्त, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारतीय संसद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ध्यान देंगे तो भारतीय संसद में 2 सदन है, आप ये आंसर मारोगे। और सदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हिंदी में एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लेना, सदन का पर्यायवाची होता है घर।
तो सदन किसे बोलते हैं? हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो सदन बोलते हैं घर को भाई। आजकल तुमने देखा होगा शहरों में जब लोग घर बनाते हैं तो गेट पे एक नेम प्लेट लिखी रहती है, तो उस पर लिखा भी रहता है दादा दादी या पापा पापा का नाम, जिसका नाम भी लिखना होगा, तो लिखा रहता है ना अर्जुन सदन, ऐसा सदन, ऐसा सदन। तो सदन मतलब होता है घर। या स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो स्कूल में बैचेस लगते थे हमारे, जैसे मेरा था माधो सिंह भंडारी सदन, उससे पहले मेरा श्रीदेव सुमन सदन था, चंद्र सिंह गढ़वाली सदन, ऐसे होते थे हमारे स्कूल में। तो तुम्हारे स्कूल में भी रहे होंगे। तो सदन मीन्स हाउस। तो अगर बोलेंगे इंडियन पार्लियामेंट में कितने हाउस है, तो 2 सदन है भाई। वो 2 सदन कौन कौन से हैं इंडिया पार्लियामेंट में? तो वो आप सबको पता है, फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। तो इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस देखने के लिए मिलते हैं हमें, एक मिलता है लोकसभा, एक मिलता है राज्यसभा। बट अगर क्वेश्चन आता भारतीय संसद में कितने अंग है, भारतीय संसद में कितने अंग है, देन आंसर विल बी 3। तब आप क्या आंसर करोगे? 3। आप आंसर करोगे भारतीय संसद में 3 अंग है। और भारतीय संसद में 3 अंग है, इन 3 अंग को पढ़ने की अगर हम कोशिश करेंगे तो एक अंग होता है राज्यसभा, एक अंग होता है लोकसभा, और एक अंग होता है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के संसद इनकम्प्लीट है, ये ध्यान में रखना। अभी क्या चीज समझ में आई है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। बट अगर क्वेश्चन आएगा भारतीय संसद में कितने अंग है, तो भारतीय संसद में 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहले हम संसद का मॉडल, संसद का खाका बाहर बाहर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हम अंदर डेप्थ में घुसेंगे, जहां पे हम लोकसभा और राज्यसभा को एज ए हेडिंग के तौर पे पढ़ेंगे। बट पहले बेसिक सी बातें तो जान लें हम, ठीक है। बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, तो मैं बोर्ड के आगे खड़ा रहता हूं, तो इसलिए मैं बीच बीच में हट जाया करूंगा, आप तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आप पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संसद में सदन कितने हुए? 2, और भारतीय संसद में अंग कितने हुए? 3। ठीक है। अब इनके बारे में अगर मैं बेसिक से बात करूं तो राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में आती है? तो राज्यसभा कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 80। एंड लोकसभा कौन सा आर्टिकल में आती है? लोकसभा आती है 81 में। और राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति आता है आपका 52 अनुच्छेद में। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है। दूसरी बात जो हमको पढ़नी है, अब वो बात हमको क्या पढ़नी है? अगर संसद के बारे में पूछा जाएगा, संसद कम्स अंडर द विच आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 79 में पार्लियामेंट आता है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में, और लोकसभा आर्टिकल 81 में, और प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 72 में। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर संसद बनती है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 52। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, हेलो हेलो, पढ़ा रहा हूं, हाँ क्लास के बाद। तो भारतीय संसद कौन से आर्टिकल में है? 79 में है। और संसद के 3 अंग है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, राष्ट्रपति 52 में। राष्ट्रपति 52 आर्टिकल में ही आता है। बट क्वेश्चन बारीकी से सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, संसद का एक अभिन्न अंग है। यह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये सारी की सारी बातें अनुच्छेद 79 में लिखी गई है, जिसमें संसद के बारे में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई दोस्त, आप इसे मानो ना मानो। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति कम्स अंडर द विच आर्टिकल। तो राष्ट्रपति तो कौन से आर्टिकल में आ रहा है भाई? 52 में राष्ट्रपति का मेंशन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में जिक्र हुआ हो कि राष्ट्रपति का क्या है, भारत के देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। बट क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, यह लिखा गया अनुच्छेद 79 में।
तो मुझे लगता है बाहर की कुछ बातें आपको पता चली होगी कि ब्रिटेन में क्या लॉजिक है, ब्रिटेन से हमने लिया है, हमारे देश में क्या लॉजिक है। 79 आर्टिकल को याद रख लेना। इसमें संसद है ये तो लिखा है, मगर संसद के अंदर एक पॉइंट इसमें यह भी है कि संसद का एक अभिन्न अंग होगा राष्ट्रपति, तभी संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या बातें पता चलती हैं, सीखते हैं चीज़ों को, सीखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। हमको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक चीज़ हमें पढ़नी है लोकसभा और एक चीज़ हमें पढ़नी है राज्यसभा। ये भी हमने पढ़ लिया कि राज्यसभा कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 80 और लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में आता है, 81 में। इनको याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं सरला, ये याद कर लो। सरला बोले तो संसद, रा बोले तो राज्यसभा और ला बोले तो लोकसभा। ये हो गई सरला। संसद के लिए अनुच्छेद 79 एक्टिव होता है, राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। तो आप ऐसा याद कर सकते सरला 79, 80, 81। तो तीनों अनुच्छेद आपको एक साथ याद हो जाएंगे सरला लिख के, है ना। अभी सरला के बाहर बाहर की चीजें तो हमने पढ़ ली, अंग कौन है और सदन कौन सा है। अब इन लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग नामों से जाना जाता है भारत में। अब भारत में लोकसभा राज्यसभा के बहुत सारे नाम है, क्या नाम है देखते हैं। लोकसभा के लिए एक नाम ये देखने के लिए मिलता है, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। लोकसभा के लिए एक और नाम यूज होता है प्रथम सदन। लोकसभा के लिए एक और नाम यूज होता है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन तो इसलिए कहते हैं कि लोकसभा परमानेंट नहीं होती है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग कौन करेगा, आगे जब हम हेडिंग पढ़ेंगे लोकसभा तब पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसलिए अस्थायी, जैसे देहरादून हमारी स्थायी राजधानी नहीं है, देहरादून हमारी अस्थायी राजधानी है। तभी हम कई बार देखते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए मांग टाइम टू टाइम उठती रहती है, क्योंकि सबको पता है कि देहरादून फिक्स नहीं है यार, अस्थायी है, बदल सकती है। तो वैसे ही अस्थायी सदन होता है लोकसभा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको और याद करना है, और वो है लोकप्रिय सदन। तो लोकसभा एक लोकप्रिय सदन होता है। और लोकसभा लोकप्रिय सदन इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं। लोकसभा को सदस्यों को संसद में चुन के भेजने का अधिकार हमको है, हमको बोले तो जनता को। लोकसभा के सदस्यों को पार्लियामेंट जनता भेजती है डायरेक्ट चुनाव में वोट देके। राज्यसभा वालों के हम वोट नहीं देते। राज्यसभा वालों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिनको हम चुनते हैं वो फिर राज्यसभा वालों को चुनते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि उत्तराखंड में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तुमने हमेशा यही सुना होगा उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। इसलिए उम्मीद है कि इस साल भर्तियां आ सकती हैं। तो ये है लोकप्रिय सदन, क्योंकि लोग चुनते हैं। यहां पे अगर बोलेंगे निम्न सदन तो ये हो जाएगा भाई उच्च सदन, ये हो जाएगा उच्च सदन। इसे बोलेंगे प्रथम सदन तो इसको बोलेंगे द्वितीय सदन भाई, तो ये हो जाएगा द्वितीय सदन। और इसको बोलेंगे अस्थायी सदन तो इसको बोलेंगे स्थायी सदन, क्योंकि इस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसके ये 3 नाम आए, इधर इसके ये 4 नाम आए। इसको लोकप्रिय सदन कहते तो इसको अलोकप्रिय सदन मत कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि संसद की बात कौन से भाग में की गई है। हमने ये देखा कि जो संसद का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, कौन से मॉडल पे लिया गया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पे लिया गया है। और वेस्टमिंस्टर इज ए प्लेस इन लंदन, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा भारत में लोकसभा के अंग कितने, लोकसभा के संसद के अंग कितने, 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने, लोकसभा और राज्यसभा। इन सदनों के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा नेम भी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा नेम मैंने आपको लिखा दिया है, क्या क्या है वो आप याद कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि किस अनुच्छेद में क्या है, और एक अनुच्छेद हमारे सामने निकल के आया इंपॉर्टेंट, वो था 79।
सारी चीज़ों को रिवाइज मैं इसलिए करता हूँ कि आप बार बार चीज़ों को सुनोगे, बार बार चीज़ों को लिखोगे जो चीज़ें याद हो जाएगी। और प्लीज़ रिवीजन किया करो, एक ही मुद्दा मैं हमेशा बोलता हूँ, तभी चीज़ें याद होगी। एक वीडियो यूट्यूब में देखने से अगर चीज़ें याद हो जाती तो यूट्यूब आजकल सबके फ़ोन में वीडियो आजकल सब देख रहे हैं, सबकी नौकरी लग चुकी होती। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उच्च सदन निम्न सदन जो पढ़ना था, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ लिया। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का भी एक खाका होता है, और सदस्यों की संख्या का खाका भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किस में कितने सदस्य हैं। उसके बाद हम हेडिंग के तौर पे पढ़ेंगे। तो आज पहले हम इतना भी पढ़ लेंगे तो बहुत होगा हमारे लिए। तो हम पढ़ रहे हैं लोकसभा दोस्त। लोकसभा के नेम आपको पता चल गए, लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में आता है वो भी आपको पता चल गया। लोकसभा के सदस्य की अगर संख्या हम पढ़ने की कोशिश करें तो लोकसभा के सदस्यों की मैं बात करूं तुम्हारे पास दोस्त, तो ये थे पहले 550 प्लस 2, 550 प्लस 2, और जो ये 2 थे तो इन 2 के लिए बोला जाता था एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं 2। अब ये एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, अभी तो नहीं है। और जो ये 550 है, ये 550 कैसे सीटें हैं भाई? तो 550 सीटें थी निर्वाचित। निर्वाचित सीट का मतलब क्या है? इनको तो जनता चुनती है, और ये मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा। एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। अब ये एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, बट यहां पर क्या हो गया, एक अमेंडमेंट आया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 104 संविधान संशोधन आपका 2019 में आया। और इसमें क्या बोला कि एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते हैं लोकसभा में, आज से नहीं करेंगे। तो पहले एंग्लो इंडियन की सीट होती थी लोकसभा में, और एंग्लो इंडियन की सीट लोकसभा में होती थी, 2 सीटें होती थी। इनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे। परंतु 104 संविधान संशोधन हमारे देश में लाया गया, और 104 संविधान संशोधन 2019 में आया, और इस 2019 में बोल दिया गया आज के बाद हमारे लोकसभा में एंग्लो इंडियनों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा एंग्लो इंडियन मनोनीत पहले होते तो थे, अब नहीं होते, बट पहले तो होते थे ना, तो पहले कौन से अनुच्छेद के तहत होते थे? तो इनके लिए एक आर्टिकल एक्टिव होता था, अनुच्छेद 331। तो एंग्लो इंडियन को पहले आरक्षण मिलता था, और एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता था, बट कौन से आर्टिकल के तहत मिलता था? तो एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता था आर्टिकल नंबर 331 के तहत। क्या एंग्लो इंडियन को अभी आरक्षण मिलता है? तो आप बोलोगे नहीं। एंग्लो इंडियन का आरक्षण कौन से अमेंडमेंट द्वारा बंद कर दिया गया? आप बोलोगे 104। एंग्लो इंडियन को कब आरक्षण देना बंद कर दिया गया? आप बोलोगे 2019। और कितने थे वो? 2 ही मेंबर थे। कौन करता था? राष्ट्रपति। ओके, ठीक है। दूसरी बात, 550 तो निर्वाचित होते हैं। अब 550 निर्वाचित होते हैं मतलब 550 चुनाव जीत के जाते हैं। अब ये चुनाव जीत के जाते हैं 550, तो इन 550 को भी 2 भागों में हमें बांटना है। अगर क्वेश्चन आएगा राज्यों से कितने लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, अगर मैक्सिमम चुने जाएंगे तो राज्यों से चुन के जाएंगे 530, और 20 मेंबर चुन के जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से, वो जाएंगे 20। तो क्वेश्चन आएगा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 550। इस 550 में से मैक्सिमम राज्यों से कितने जा सकते हैं? तो राज्यों से जाएंगे 530, और इन 550 में मैक्सिमम केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जा सकते हैं? 20 जा सकते हैं। पहले 2 मनोनीत किए जाते थे, अब उनको नहीं किया जाता। कौन सा अमेंडमेंट से नहीं किया जाता, कब से नहीं किया जाता, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम इन चीजों को डीप में भी पढ़ेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों का जो एक बॉन्ड था वो आपको बता दिया गया है कि क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। इसके अलावा हम क्या याद करेंगे उसको देखते हैं। हम थोड़ा सा राज्यसभा का खाका भी पढ़ लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्धारण कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद तो हम इसको हेडिंग के तौर पे आगे पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो खाका तैयार किया जाता है, जो बॉन्ड किया जाता है, तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 250। मैक्स सदस्य इसमें 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में जो 250 होते हैं इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, और इनको 2 भागों में बांटा गया है, और इनको बांटा गया है निर्वाचित सदस्य
और एक सदस्य क्या गया, मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य ये होते हैं 12 सदस्य। और इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, तो इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमेशा की तरह राष्ट्रपति महोदय। और ये 12 सदस्य कौन होने चाहिए, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया होगा खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खेल, कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया होगा। तो राष्ट्रपति उनको अपनी इच्छानुसार 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 12। लोकसभा में भी होते थे, बट लोकसभा में कितने होते थे बताओ, 2 होते थे, बट अब वो नहीं भी होते, उनको हटा दिया गया कि अब नहीं करेंगे एंग्लो इंडियन को मनोनीत। मगर राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो बिना चुनाव लड़े ही राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर जी भी राज्यसभा के सदस्य थे, रेखा भी राज्यसभा की सदस्य थी, मैरी कॉम तो राज्यसभा की सदस्य अभी भी है। तो ये लोग चुनाव थोड़े ना लड़े हैं, इनको राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, 250 में से 12 इधर चले गए तो 238 इधर बच गए होंगे। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 238। निर्वाचित बोले तो जो चुनाव जीत कर जाते हैं। मगर हमने क्लास के शुरू में बोला था कि चुनाव जीत कर जाते हैं पर इनको तो हम वोट ही नहीं देते, तो कौन से चुनाव जीतते हैं। अरे भाई, हम तो नहीं देते होंगे वोट, मगर कोई तो इनको वोट देता होगा ना। तो इनका जो चुनाव होता है ना, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, जबकि लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। लोकसभा वालों को हम डायरेक्ट वोट दे के आते हैं, जबकि राज्यसभा वालों को हम वोट नहीं देते हैं। तो राज्यसभा वालों को सर वोट कौन देता है, राज्यसभा वालों को वोट देता है जिनको हमने वोट दिया है। वो हमने विधायक चुना, अब विधायकों ने राज्यसभा का सदस्य चुना। तो ध्यान रखेंगे, हम इनको डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, इनको हम इनडायरेक्टली वोट देते हैं, क्योंकि जिसको हमने वोट दिया है वही राज्यसभा वालों को वोट देता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कितने अंग है, कितने सदन है, और कौन कौन से मेंबर है, कितने निर्वाचित है, कितने मनोनीत किए जाते हैं, किसको हटाया, कब हटाया। अब जो ये सदस्य हमने पढ़े हैं, ये सदस्य क्या फिक्स हैं, क्या ये सदस्य घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको एक अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, अब वो नोट करके लिख दीजिएगा। वो अमेंडमेंट है 84वां संविधान संशोधन, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, और इसमें बोला गया था 2026 तक ये लोकसभा राज्यसभा की सीटें, 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इनमें तब तक परिसीमन नहीं किया जाएगा। परिसीमन का मतलब क्या होता है कि सीटों का दोबारा से बंटवारा करना। सीटों का बंटवारा होगा, सीटों को घटाए बढ़ाया जा सकता है, मगर सीटों को घटाए बढ़ाया कब जाएगा, अब 2026 तक तो चीज़ें फिक्स हो गई है। 2026 के बाद ये सोचा जाएगा कि घटाना है या बढ़ाना है। और 2026 तक सीटों को अगर कंफर्म किया है तो 2026 तक सीटों को कंफर्म किसकी अमेंडमेंट के थ्रू किया था, तो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कब किया था, 2001 में। तो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं, हमने काफ़ी कुछ सीखा, बेसिक चीज़ों को आज हमने पढ़ने की, सीखने की, समझने की कोशिश करी। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम डिटेल में, डीप में, अंदर घुस के पढ़ेंगे। ये तो हमने संसद के बाहर के बारे में पढ़ लिया, लोकसभा में कितने सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, कितने अंग हो गए, कितने सदन हो गए, ये तो बाहर का मॉडल पता चल गया। अब इसके अंदर घुस के देखते क्या निकल के आता है। तो हेडिंग लिखिएगा लोकसभा। इसके अंदर घुस के देखते हैं कि जीके के दृष्टि से क्या निकल के आता है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आती है भाई। तो आप बार बार इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 81 में आती है, और तब तक चीज़ों को लिखेंगे जब तक चीज़ें याद नहीं हो जाती। मैं तुम्हें कभी नहीं लिखाऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या, राष्ट्रपति का नाम क्या। ये हम ना भी लिखेंगे तो कौन से भूल जाएंगे। मगर कई ऐसी चीज़ होंगी तुम्हें आती होगी अभी जरा जरा, तुमने पढ़ा होगा पहले का, बट वो आपको कंठस्थ याद नहीं है। और जब तक वो चीज़ आपको याद नहीं हो जाती, तब तक उन चीज़ों को बार बार लिखो। ठीक है,
लोकसभा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? तो लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे लोकसभा का गठन। कभी न कभी तो पहली बार लोकसभा का गठन हुआ होगा, और जब लोकसभा का पहली बार गठन हुआ होगा तो लोकसभा की पहली बार बैठक भी हुई होगी। लोकसभा का जब पहली बार गठन हुआ होगा तो लोकसभा की पहली बार बैठक भी हुई होगी। और हमने यही चीज कल वाली क्लास में पढ़ी होगी। कल जो आपने क्लास ली थी उस क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? कल वाली क्लास में आपको ये पढ़ाया गया था अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक जून 1990 और अंतर्राज्यीय परिषद गठन जून 1990 और अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10/10/1990। तो ऐसे कभी न कभी तो पहली बार लोकसभा बनी होगी। तो पहली बार लोकसभा बनी तो लोकसभा का गठन कब हुआ? तो आपको याद करना है, लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। और लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को, 13 मई 1952। इसके अलावा आपको याद करना है, जब पहली बार लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ, लोकसभा की बैठकें हुई, तो जब भी कोई बैठक होती, जब भी कोई मीटिंग होती है तो कोई ना कोई तो उसका हेड रहा होगा, कोई ना कोई तो अध्यक्ष बना होगा। तो यहां से यह भी क्वेश्चन निकलेगा कि लोकसभा का पहली बार अध्यक्ष कौन बना था? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश वासुदेव। उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये क्वेश्चन नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन के तर्ज पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिनको हम जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। तो लोकसभा के पहले स्पीकर या लोकसभा के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि कोई ना कोई वर्तमान में भी तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो अभी तक हमें लोकसभा के बारे में यह पता चला है कि पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ, और पहली बार गठन हुआ तो पहली बार बैठक कब हुई, और पहली बार बैठक हुई तो क्या है। अब लोकसभा में जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, इस चुनाव को किया जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा। मताधिकार, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि मत प्लस अधिकार, वोट देने का अधिकार जो हमें है। और लोकसभा के सदस्यों को वोट देने का अधिकार वयस्कों को मिला है, परंतु भारत देश या भारत की संविधान वयस्क किसको मानती थी? तो मानती थी 21 वर्ष के लोगों को, कि जो 21 साल का होगा वही वोट देगा। सरकार या संविधान के अकॉर्डिंगली 21 साल में हमको समझ हो चुकी होती है कि कौन हमारे लिए योग्य है और कौन हमारे लिए योग्य नहीं है। तो 21 साल तक की उम्र के लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। धीरे धीरे ये एज और भी कम होगी। अगर आप साइंस को समझते हैं तो मनुष्य की जो एवरेज औसत उम्र है वो भी कम हो रही है। और जो चीज़ें हमको 20 साल में पता चली है आजकल के 14 साल के बच्चे को पता है, और जो चीज़ें हमें 14 साल में पता चली वो आजकल के 5 साल के बच्चे को पता है। तो धीरे धीरे समझ या बुद्धि का विकास ज़्यादा हो रहा है। तो आने वाले समय में आप जरूर देखोगे 10, 15, 20, 25 साल बाद वोट देने की उम्र और भी कम हो जाएगी। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। पहले ज़माने में हम लोगों को हमारे ज़माने में प्यार तब होता था जब हम डिग्री कॉलेज में आ जाते थे गांव से पढ़ के और ग्रेजुएशन करने आते थे। तब थोड़ा प्यार मोहब्बत के बारे में पता चलता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले टर्म के बारे में पता चलता था। आजकल कक्षा 9 और कक्षा 10 में ये बातें पता चल जाती है। तो धीरे धीरे उम्र घटेगी। और न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जिसने वोट देने की उम्र को रिसेंट में कम भी कर लिया। एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है, बट मेरे को लगता है उन्होंने अपनी वोट देने की उम्र को थोड़ा कम कर दिया है। हमें तो पेपर निकालना है, हम यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं। तो भारत में पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, बट अभी हम देखेंगे भारत में वयस्क माना जाता 18 वर्ष के लोगों को। अब संसद ने सोचा, संविधान ने सोचा कि हमें समझ 18 वर्ष में ही हो जाती है, वोट देने की उम्र को कम करना चाहिए। और ये बात आपको मैंने कल वाली क्लास में भी पढ़ाई थी। संविधान में अगर कभी भी हम छेड़छाड़ करेंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है अमेंडमेंट, उसके लिए हमें करना पड़ता है संशोधन। तो संविधान में जब तुमने 21 वर्ष से 18 वर्ष पे आए होंगे तो इसके लिए भी तुमने संशोधन किया होगा। तो इसके लिए तुमने कौन सा संशोधन किया? तो इसके लिए क्या था? 61वां संविधान संशोधन, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये हुआ था 1989 में।
1989 में हमारी गवर्नमेंट को लगा है कि नहीं यार, वोट देने की उम्र 21 नहीं 18 होनी चाहिए, और अभी हमारे पास हमारे देश में वोट देने की उम्र 18 वर्ष है। अगर आप 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आप भी वोट देते होंगे, और आपको वोट देने का अधिकार कब मिला था? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत ही हमको ये वोट देने का अधिकार मिला था। तो ध्यान रखेंगे, जो वोट देने वाला है वो तो कितने साल का होना चाहिए? 18। और जो चुनाव लड़ने वाला है लोकसभा का, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशी। जो चुनाव लड़ने वाला है लोकसभा का, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशी, जिसको हम वोट देंगे। वो कितने साल का होना चाहिए? मींस कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए मिनिमम, बताओ। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मिनिमम कितने साल आपकी एज होनी चाहिए, बताइए। तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष। बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बच्चों को यह पता भी नहीं रहता कि राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी उम्र चाहिए मिनिमम, तो 25 वर्ष ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप में लोकसभा का ही सदस्य होता है। जब लोकसभा का सदस्य 25 साल में बन सकते हैं, इट मींस प्रधानमंत्री भी 25 साल में बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले आपको लोकसभा का ही सदस्य बनना पड़ता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो ये थी लोकसभा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको पता चले होंगे। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव में एक चीज है जो गलत मानी जाती है, वो माना जाता है फर्स्ट पास्ट फॉर द पोजीशन। फर्स्ट पास्ट फॉर पोजीशन, इस प्रकार का एक टर्मिनोलॉजी आती है। ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम में हमारे पास पूछा जाए, मगर ये चुनाव में थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि लोकसभा संसद में जाएगा, इन्होंने देश के लिए नियम कानून बनाने, देश को चलाना है, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये नेगेटिव मानी जाती है। इसमें क्या नेगेटिव माना जाता है? ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, मेंस वाला क्वेश्चन है, कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीता हुआ माना जाता है। प्रैक्टिकली तो ये बातें सही लगती है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीता हुआ माना जाएगा, बट आप समझो इस बात को। सपोज करो A B C D E F 6 लोग चुनाव लड़ रहे थे, इसको 20% वोट मिले, इसको 10% वोट मिले, इसको 30% वोट मिले, इसको भी 20% वोट मिले, इसको भी 20% वोट मिले, और इसको भी हो गए 60। ठीक है, 100% वोट पूरे हो गए हैं, ये 5 लोग चुनाव लड़े। तो तुम्हारे हिसाब से कौन जीत जाएगा? विनर कौन हो जाएगा? सी, क्योंकि इसको 30% वोट मिले। अब इसको 30% वोट तो मिले हैं, जीत तो जाएगा, ये देश चलाने के लिए संसद में चला तो जाएगा। पर खुद ही सोचो, 30% वोट मिलने का ये भी तो मतलब है कि 70% लोग इस मेंबर को पसंद नहीं करते। अगर 30% वोट मिले हैं, इट मीन 70% लोगों ने इसको नापसंद किया था, बस 30% लोगों ने तो पसंद किया, 70% लोगों ने नापसंद कर दिया। तो एक तरीके से तो आप कह रहे हो कि 30% वोट मिले, भेज दो देश चलाने के लिए, मगर प्रैक्टिकली आप बैकवर्ड सोचोगे तो 70% लोगों ने जिसको नकार रखा है, 70% लोगों ने जिसको धुतकार रखा है, वो आदमी अब देश चलाने के लिए नियम कानून बनाने योग्य है। तो ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट नेगेटिव है। इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये चेंज होना चाहिए। ये प्रधान पार्षद के चुनाव में तो चल जाएगा एक टाइम पे, मगर जिन्होंने देश के लिए नियम कानून बनाएंगे वहां पे गलत है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव देख लो, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता ऐसा, मिनिमम 50% वोट तो आपको लेने ही पड़ते हैं, तभी आप भारत देश का राष्ट्रपति बनने योग्य होते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई? तो ये था, आज हमने लोकसभा या संसद के बारे में बेसिक सा खाका पढ़ा, बेसिक सी चीजें पढ़ी कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए। अब हम कल वाली क्लास में लोकसभा को डिटेल में पढ़ेंगे, लोकसभा के अंदर घुस के क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या अनुच्छेद हमें याद करने पड़ेंगे, उनको पढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आई होगी तो 2-4 लोगों को जरूर शेयर करें, अपने यार दोस्तों को जो तैयारी करते होंगे, और कुछ गलती होगी तो माफी चाहते हैं। धन्यवाद।